नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल EW क्लासेस में। फ्रेंड बने रहिए आज मेरे साथ। मैं आज आपके साथ एक विशेष प्रकार का टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। फ्रेंड ये यूजीसी नेट का एक पार्ट है, एक फर्स्ट पेपर के यूनिट का एक यूनिट है जिसको आपको कवर करना ही करना पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आप नेट या जीआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड चलिए चलते हैं टॉपिक पर। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ओके, हाँ फ्रेंड याद रखिएगा, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो कुछ टॉपिक को पढ़ने से पहले जानना चाहिए वो टॉपिक है क्या, उसके विषय में कुछ ना कुछ जानना चाहिए, तभी उसके अंतर्गत कुछ हम पढ़ सकते हैं। फ्रेंड देखिएगा, यहां दे रखा है क्या, दिया है पर्यावरण, जिसको अंग्रेजी में हम इन्वायरमेंट कहते हैं। याद रखिएगा, कह रहा कि पर्यावरण है क्या चीज। अच्छा, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी जीव को चारों ओर से घेरता है। कोई जीव है चारों ओर से घिरा हुआ है, जिसमें सजीव जैसे पौधे, जंतु आदि, है ना, और निर्जीव जैसे वायु, जल, मिट्टी, ये भी रहते हैं भाई पर्यावरण में। तत्व शामिल होते हैं जो उसके जीवन, विकास और अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। फ्रेंड ऐसी चीजें मैं लेकर आया हूं आपके लिए कि एक बार आपने पढ़ा, दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड, ये दावा है मेरा। हाँ याद रखिएगा फ्रेंड, इसमें परिभाषा क्या कह रहा है, मैं छोटी छोटी बातों को बताऊंगा इसमें। पर्यावरण शब्द परि, पर्यावरण शब्द है कैसे बना है, परि। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, और आवरण का मतलब घिरा हुआ, अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ, ठीक, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीव को घेरने वाली सभी परिस्थितियां। याद रखिएगा, यह भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का समूह है। क्या है ये, भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों का समूह है मित्रों। याद रखिएगा, जो पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से जीवों पर असर डालता है। तो आपने समझा कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। चलिए आगे देख रहे हैं। पर्यावरण को मुख्यतः दो आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, पर्यावरण को मुख्य रूप से किन आधारों पर वर्णित किया गया है, कितने आधारों पर वर्णित किया गया है या वर्गीकृत किया गया है, तो आपको बताना है क्या कि दो। ठीक है, याद रखिएगा। कौन, सजीव और निर्जीव। पहला तो सजीव है, दूसरा क्या है, निर्जीव है। अच्छा चलते हैं सजीव देखते हैं। ये टॉपिक है सजीव पर्यावरण। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं यार, इस पेन में थोड़ा सा कलर थोड़ा अलग लग रहा है। ठीक है, कह रहा बायोटिक इन्वायरमेंट, इसमें सभी जीवित घटक, जो बायोटिक है सजीव पर्यावरण, इसमें सभी जीवित घटक जैसे पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं फ्रेंड, जो ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र में भाग लेते हैं, जो ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र में भाग लेते हैं। और दूसरा क्या है, निर्जीव पर्यावरण। निर्जीव में क्या है, जिसमें कोई जीव ना हो। अबायोटिक इन्वायरमेंट, इसमें गैर जीवित तत्व जैसे, इसमें गैर जीवित तत्व जैसे वायु, जल, मिट्टी, प्रकाश, है ना। वायु में जीव नहीं होता है, जल में नहीं, है ना, जल क्या है, सजीव है नहीं, इसे निर्जीव के अंतर्गत रखा गया फ्रेंड। इसमें रहने वाले लोगों के पास जीव होता है। मिट्टी, प्रकाश हो गया, और तापमान कितने हो गए, 1 2 3 4 5, जो मुख्य 5 आते हैं, जो जीवन के लिए आधार प्रदान करते हैं फ्रेंड। अगर सोचिए पानी ना हो जीवन हो सकता है, नहीं। और हवा, हवा रहे ना रहेगा तब भी जीवन संभव नहीं है। मिट्टी ना रहेगी तो मनुष्य रहेगा कहाँ या जीव कहाँ उत्पन्न होंगे। प्रकाश है, अगर आपको प्रकाश नहीं मिल रहा है, उजाला नहीं मिल रहा, तब भी संभव नहीं है। तो ये तापमान जरूरी है, कितने टेम्परेचर होने चाहिए ये भी जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं फ्रेंड। हाँ, यहां देखते हैं हम लोग क्या,
कह रहा है गोले आधार पर। गोले आधार का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपने ग्लोब देखा होगा, उसके आधार पर हर क्षेत्रों में अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है। तो कह रहा है कि वायुमंडल, मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा फ्रेंड, छोटा छोटा है जो एटमॉस्फेयर कहते हैं हम लोग। वायुमंडल क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। गैसों की परत जो ऑक्सीजन और जलवायु नियंत्रण प्रदान करती है, उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा। फिर देखिए, गैस की परत जो ऑक्सीजन और जलवायु नियंत्रण प्रदान करती है, उसे क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर। ये कहां से कहां तक होता है फ्रेंड? धरती से 500 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वायुमंडल जिसे बोलते हैं। अच्छा, जलमंडल उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, है ना। हाइड्रोस्फेयर, जलमंडल क्या है? हाइड्रोस्फेयर सभी जल स्रोत जैसे नदियां, समुद्र और भूजल। क्या है ये जलमंडल है फ्रेंड, इसे हाइड्रोस्फेयर कहा जाता है। याद करिएगा, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्या कह रहा है? स्थल मंडल। क्या है? स्थल मंडल। लिथोस्फेयर, स्थल मंडल क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर पृथ्वी की ठोस सतह जिसमें मिट्टी और चट्टाने हैं। पृथ्वी की कौन सी सतह? ठोस सतह जिसमें मिट्टी और चट्टाने हैं, उसे क्या कहा जाता है? स्थल मंडल, लिथोस्फेयर। याद रखिएगा फ्रेंड, यहां से क्वेश्चन पिछली बार बना था। अच्छा, अगला देखिए, जीवमंडल क्या है? जीवमंडल, जीवमंडल समझ रहे हैं ना, जिसमें सभी जीवित प्राणी रहते हैं। बायोस्फेयर उसे कहा जाता है, जीवमंडल को हम बायोस्फेयर कहते हैं। सभी जीवित क्षेत्र जहां सजीव पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोस्फेयर और जीवमंडल। उसी को हम क्या कहते हैं? बायोस्फेयर या जीवमंडल कहते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आया होगा आपके। चलिएगा, अब उसकी विशेषताएं देखते हैं। किसकी विशेषताएं? जो जलमंडल, वायुमंडल है, स्थल मंडल है, इन सारी की विशेषताएं देखेंगे। आज हम लोग विशेषताओं पर ही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, क्या है, शुरुआत कैसे होता है? कह रहा है वायुमंडल की मुख्य विशेषताएं। ओके, इसमें क्या होता है? गैसीय परत जो पृथ्वी को घेरे रहती है। याद रखिएगा, वायुमंडल क्या है? यह गैसीय परत से घिरा रहता है, या गैसीय परत जिसे घेरे रहते हैं। मुख्यतः नाइट्रोजन, इसमें मुख्य गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। कितना है? 78%। कितना है? 78%। और ऑक्सीजन कितना है? 21%। ये हम लोग 6-7 में पढ़ते हुए आ रहे हैं फ्रेंड, बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है, इसमें से बनी है। तो याद रखिएगा कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? 78%। और ऑक्सीजन क्या है? 21%। ओके, परतें। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल कौन होता है? जिसमें मौसम बदलता रहता है। समताप मंडल, ओजोन परत होता है। मध्य मंडल, इसमें मध्य मंडल भी होता है। और ताप मंडल और बाहरी मंडल। जलवायु नियंत्रण, सूर्य विकिरण, सुरक्षा और जीवन के लिए श्वसन गैसें प्रदान करता है। तो वायुमंडल में फ्रेंड ये सारी चीजें होती है। इसमें एक एक चीज याद रखिएगा, कहीं ना कहीं से पूछेगा जरूर, ये मेरा दावा है फ्रेंड। अगला देखिएगा, जलमंडल की मुख्य विशेषताएं। जलमंडल क्या है? आपने देखा होगा, पीछे बताया मैं। पृथ्वी सतह का, जो पृथ्वी का सतह है ना, उस सतह का कितना प्रतिशत? 71%, 71% हिस्सा जल से ढका है फ्रेंड। कितना है? 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है, जिसमें महासागर है ना। और जो ढका हुआ हिस्सा है उसमें क्या क्या है? महासागर है, नदियां हैं, झीलें हैं और भूजल शामिल है। ठीक, भूजल, भूजल का मतलब होता है जैसे कहीं पानी इकट्ठा होना या झील टाइप का। औसत गहराई, जलमंडल की जो ये महासागर से है, इनकी औसत गहराई कितना है? 3.4 किलोमीटर, 3.4 किलोमीटर। उत्तरी गोलार्ध में कम फैलाव होता है, इसमें उत्तरी क्षेत्र में कम फैलाव है। जल चक्र समुद्री जीवन और जलवायु संतुलन बनाए रखता है। तो याद रखिएगा कि जलमंडल क्या है? जलमंडल का 71% हिस्सा पानी है फ्रेंड। उसमें महासागर है, नदियां हैं, झीलें हैं, भूजल है। और इसकी औसत गहराई कितनी है? 3.4 किलोमीटर है। और यह जो उत्तरी गोलार्ध में ये इसका फैलाव कम है। ठीक,
और यहाँ देखिए जल चक्र या समुद्री जीवन और जलवायु संतुलन बनाए रखता है कौन? जलमंडल। आशा करता हूं फ्रेंड समझ में आया होगा। चलिएगा आगे देखते हैं फ्रेंड हम लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, स्थल मंडल की मुख्य विशेषताएं, तो मैंने कहा विशेषताओं पर चर्चा हो रही है फ्रेंड, तो याद रखिएगा विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विशेषता क्या है? पृथ्वी की ठोस बाहरी परत, जो स्थल मंडल है वो पृथ्वी का ठोस बाहरी परत जिसमें क्रस्ट, पहला कौन सा परत होती है? क्रस्ट, मेंटल और मिट्टी चट्टाने शामिल हैं। मोटाई कितना होती है इसकी क्रस्ट की फ्रेंड? मोटाई लगभग 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर मतलब गहराई इस प्लेट की, है ना, जो क्रस्ट है। अब टेक्टोनिक प्लेटें और खनिज संसाधन, इसी के मध्य में टेक्टोनिक प्लेटें और खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा क्रस्ट जो है इसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास रखी गई है। पोषक तत्व, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधियां और जीवन आधार प्रदान करती है। ये किस प्लेट के अंतर्गत आती है फ्रेंड? कहाँ आती है? क्रस्ट के अंतर्गत आती है ना, टेक्टोनिक प्लेट। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। यहां देखिएगा फ्रेंड जीव मंडल की मुख्य विशेषताएं। जीव मंडल की मुख्य विशेषताएं क्या है बता सकते हैं आप? सुनिए क्या कह रहे हैं कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, कौन कौन के? स्थल, जल और वायु के मिलन क्षेत्र, जहां सभी सजीव पाए जाते हैं, जहां सभी सजीव पाए जाते हैं, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिकी संतुलन, सभी गोले आपस में जुड़े, जीवन संभव इसी अंतर क्रिया से है। अर्थात आप समझिएगा कि जहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिल जाएंगे वहीं जीव मंडल का उत्पत्ति हो जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। ठीक, आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब क्या बता रहे हैं यहाँ कि भूमंडल, जो स्थल मंडल इसे हम भूमंडल भी बोलते हैं, पृथ्वी की बाहरी ठोस परत है, अभी पीछे बताया। इसमें क्रस्ट, मेंटल और ऊपरी भाग शामिल है जो चट्टानों, मिट्टी और खनिजों से बनी है। तो जो क्रस्ट है कैसे बनी है? मिट्टी, चट्टान और खनिजों से बनी है। इसकी औसत मोटाई कितनी है? लगभग फ्रेंड 100 किलोमीटर, याद रखिएगा, तक होती है और यह टेक्टोनिक प्लेटों से विभाजित होती है, टेक्टोनिक प्लेटों से अलग होती है 100 किलोमीटर के बाद। मुख्य भौतिक विशेषताएं क्या है इसकी फ्रेंड? याद रखिएगा, किसकी भौतिक विशेषताएं? किसकी? आगे देखिए, संरचना, भूपर्पट्टी, क्रस्ट की चट्टाने और मिट्टी की परतें कठोर यांत्रिक गुणों वाली पेडोस्फीयर, ऊपरी मिट्टी, पेडोस्फीयर को क्या कहते हैं? ऊपरी मिट्टी, डिलीट करता हूं इसको थोड़ा सा, अन्य गोले से रासायनिक रूप से जुड़ी होती है, अन्य गोले से रासायनिक रूप से जुड़ी होती है। आगे देखते हैं फ्रेंड क्या है, टेक्टोनिक प्लेटें। टेक्टोनिक प्लेटें क्या है? 7 प्रमुख और छोटी प्लेटें जो भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण का कारण बनती हैं। किसके कारण होता है? याद रखिएगा कि जो 7 प्रमुख और छोटी प्लेटें हैं जो भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण का कारण बनती हैं, कौन? टेक्टोनिक प्लेटों के अंतर्गत। यहां हलचल होता है फ्रेंड, तभी ये सारी चीजें बनती है। अच्छा, भू आकृतियां क्या है इसकी? क्या है भू आकृतियां? महाद्वीप 30% भूमि क्षेत्र, महाद्वीप है 30% भूमि क्षेत्र है, महासागरीय तल, पहाड़, मैदान और खनिज संसाधन जीवन के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है। अब यहां देखिएगा 30% भूमि पर ही जीवन है मनुष्य का, बाकी जो 70% है, 71%, तो वहां तो पानी ही पानी है 71%। तो आप कहेंगे सर अगर हम 71 + 30 कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 101। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, याद रखिएगा कि यहाँ 70% इसलिए कहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां जो नदियों किनारे बसे हुए क्षेत्र है, वहां लोग अपना जीवन
चलाते हैं, उस जमीन का उपयोग कर लेते हैं, इसलिए 30% कह दिया है, नहीं तो 29 होना चाहिए। अगर 29 दिया है तो आप 29 लगा के आइए कि महाद्वीप 30% भूमि क्षेत्र, महासागरीय तल, पहाड़, मैदान और खनिज संसाधन जीवन के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। 30%। आगे चलते हैं फ्रेंड, आशा करता हूं समझ में आया होगा आपके। चलिए यहां फिर क्या बता रहे हैं, जो भूमंडल, स्थल मंडल या लिथोस्फेयर, पीछे बताया हूं, पृथ्वी की बाहरी कठोर ठोस परत है जिसके प्रमुख घटक क्रस्ट, मेंटल और सतही तत्व हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा रहा हूं, इसके स्टेप्स को, बात वही है फ्रेंड, स्टेप्स बढ़ रहे हैं। ये घटक चट्टानों, मिट्टी और टेक्टोनिक संरचनाओं से बने होते हैं। कौन से? ये भूमंडल। भूमंडल कैसे बनता है, फिर से देखिएगा, फिर से देखिए, भूमंडल कैसे बनता है? पृथ्वी की बाहरी ठोस, कठोर ठोस परत है जिसके प्रमुख घटक क्रस्ट, मेंटल और सतही तत्व हैं। ये घटक चट्टानों, मिट्टी और टेक्टोनिक संरचनाओं से बने होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, प्रमुख घटक क्या है? भूपर पट्टी, क्रस्ट, इससे प्रमुख घटक क्या है फ्रेंड, याद रखिएगा। सबसे बाहरी पतली परत, जो पृथ्वी की सबसे बाहरी पतली परत कितना है? 5 से 70 किलोमीटर तक मोटी होती है, 5 से 70 किलोमीटर तक मोटी होती है फ्रेंड, जिसमें महाद्वीपीय, ग्रेनाइटिक और महासागरीय बेसाल्टिक क्रस्ट शामिल चट्टाने और मिट्टी यही पाई जाती है। ठीक, याद रखिएगा इतना। ओके फ्रेंड, आगे चलते हैं। मेंटल, क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर तक, ये मेंटल जो है ये क्रस्ट के नीचे की बात कर रहा है, 2900 किलोमीटर तक फैली गर्म चट्टानों की परत है। अगर हम पृथ्वी के 29 किलोमीटर नीचे तक खुदाई करते हैं फ्रेंड, 2900 किलोमीटर, सॉरी 2900 किलोमीटर तक अगर हम पृथ्वी की खुदाई करते हैं, तो यहाँ क्या है कि यहाँ पृथ्वी के नीचे यहाँ गर्म चट्टानों की परत है जो प्लेट टेक्टोनिक्स को गति प्रदान करती है, जो प्लेट टेक्टोनिक्स को गति प्रदान करती है। मृदा और तलछट, सॉइल एंड सेडिमेंट, सतही घटक जिसमें खनिज, जैविक पदार्थ और अपक्षय उत्पाद जीवन के लिए पोषक आधार है। याद रखिएगा फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज? यही चीज कि जो भूपर पट्टी, जो क्रस्ट है, उसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर मोटी है, और मेंटल में याद रखिएगा क्रस्ट के नीचे जो 2900 किलोमीटर नीचे तक फैली हुई जो गर्म चट्टाने हैं, याद रखिएगा बस। मृदा और तलछट, सॉइल एंड सेडिमेंट से सतही घटक है, खनिज, जैविक पदार्थ और अपक्षय उत्पाद जीवन के लिए पोषक तत्व आधार। बहुत ज्यादा डिटेल मत जाइएगा इसमें, जितना बता रहा हूं उससे ज्यादा नहीं पूछेगा ये। ठीक फ्रेंड, हाँ, यहां आते हम लोग, क्या कह रहा है कि स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है? आज मैं मंडलों की जो विशेषताएं हैं सारी चीजों को बता दूंगा, उसके बाद इसमें क्या क्या होता है उस चीज को बताऊंगा मैं। स्थल मंडल की ये भौगोलिक विशेषताएं पृथ्वी सतह की विविध रूप है, जो क्या है, आंतरिक बलों, अपर्दन और निक्षेपण से बनती हैं। मैं इसे संक्षेप में बता रहा हूं फ्रेंड, छोटे छोटे लाइनों में बता दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा बताऊंगा, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा आपका। तो प्रमुख विशेषताएं क्या है स्थल मंडल की, याद रखिएगा प्रमुख विशेषताएं फ्रेंड। कह रहा महाद्वीप विशाल स्थलीय भूखंड जैसे एशिया, अफ्रीका जीवन और संसाधनों का केंद्र है। तो क्या है महाद्वीप, किसे कहा जाता है? देखिए मैं समझाता हूं आपको महाद्वीप क्या होते हैं। जैसे एक छोटा सा भूभाग, याद रखिएगा, एक छोटा सा भूभाग अगर जल से घिरा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्वीप कहते हैं, है ना। अच्छा, एक बड़ा सा भूभाग, ऐसे बड़ा सा भूभाग है, वो जल से घिरा हुआ है चारों तरफ से, उसे महाद्वीप कहते हैं फ्रेंड। याद रखिएगा डिफरेंस इतना है। ओके, तो विशाल स्थलीय भूखंड, जो विशाल स्थलीय भूखंड जैसे एशिया हो गया, इसमें भारत भी है, अफ्रीका जीवन और संसाधनों का केंद्र है। अगला देखिएगा, और इसमें
पर्वत पहाड़, पर्वत पहाड़ तो एक ही होता है, समझते हैं आप लोग। ऊंची चोटियां, देखिए ऊंची चोटियां दे फ्रेंड, यहाँ अगर ऊंची चोटियों की बात करें तो हम लोग एवरेस्ट की बात जरूर आती है ना, एवरेस्ट की बात जरूर आती है फ्रेंड। जैसे हिमालय, हिमालय चोटी नहीं है फ्रेंड, ये पर्वत है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था लिखने में। और इसकी जो चोटियां, हिमालय की चोटियां हैं, वो एवरेस्ट, याद रखिएगा। फोल्ड ब्लॉक या ज्वालामुखी प्रकार के होते हैं यहाँ। अच्छा, कैसे? फोल्ड मुड़े हुए ब्लॉक होते हैं या ज्वालामुखी प्रकार के पहाड़ या पर्वत होते हैं। अब पठार क्या है? ऊंचे समतल भूभाग, जैसे दक्कन का पठार। आपने दक्कन का पठार पढ़ा होगा इतिहास में या भूगोल में, ये दोनों दिया है, दक्कन का पठार, खनिज सॉरी। अब मरुस्थल क्या है? मरुस्थल, स्थल मंडल मरुस्थल भी होगा ना। शुष्क रेतीले क्षेत्र जैसे थार, कम वर्षा रेत टीलाएं, तो उसे मरुस्थल कहा जाएगा। अर्थात जहां कम वर्षा होती है, जहां एकदम क्या है, डिजर्ट ही है, रेगिस्तान ही है, दैट इज कॉल्ड मरुस्थल। और द्वीप है जल में घिरे छोटे छोटे स्थलखंड, जल में घिरे छोटे छोटे स्थलखंड, जैसे हमारे यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी या अपरदन से बने हैं, ज्वालामुखी या अपरदन से बने हैं। अपरदन का मतलब मृदा अपरदन से, या मिट्टी कट के जाके वहां इकट्ठा हो गया होगा, या ज्वालामुखी फटी हुई होगी तो पत्थर निकला होगा, इसी प्रकार से। अच्छा, मैदान क्या है? समतल उपजाऊ भूमि, जैसे गंगा मैदान कृषि के लिए आदर्श है। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वहां भी एकदम मैदान ही मैदान है, यहाँ जल की बहुत ज्यादा स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, कृषि के लिए बहुत उपजाऊ जमीन है हमारे पास। अब मिट्टी क्या है? तो जानते हैं, मिट्टी को बताने की जरूरत नहीं है। ऊपरी परत जिसमें खनिज, जैविक पदार्थ, पौधों की वृद्धि आधार होता है, जहां से हम फसलें उगाते हैं, पौधों को ऊर्जाएं मिलती हैं, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। तापमान क्या फ्रेंड? चट्टानों का गर्म भाग, जो चट्टानों का गर्म भाग होता है, प्लेट गतिविधियों का स्रोत है, दैट इज कॉल्ड तापमान। ठीक, तापमान उसे कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड। हाँ, यहां देखिएगा वायुमंडल, वायुमंडल की बातें आ गई फ्रेंड। वायुमंडल क्या होता है कि वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली गैसीय परत है। मैंने पहले ही बताया था कि वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली एक गैसीय परत है, जिसे तापमान और घनत्व के आधार पर 5 मुख्य परतों में विभाजित किया गया है। आपको परतें मैं बताऊंगा लाइन बाय लाइन फ्रेंड। ये परत में पृथ्वी सतह से ऊपर की ओर क्रमबद्ध है, पृथ्वी से ऊपर की ओर क्रमबद्ध है, याद रखिएगा। वायुमंडल की परतें क्या है फ्रेंड? परतों की सूची जैसे मैंने लिखा बनाया, क्या है? क्षोभमंडल, पहला क्या आ जाएगा? क्षोभमंडल, याद रखना। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर सॉरी, पृथ्वी सतह से 12 से 16 किलोमीटर तक, पृथ्वी के सतह से 12 से 16 किलोमीटर तक मौसम संबंधी घटनाएं और अधिकांश जलवाष्प यही होता है, कहां? क्षोभमंडल में, ट्रोपोस्फेयर में होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। तो पहला क्या है? ट्रोपोस्फेयर है, वायुमंडल की जो पहली परत है वो ट्रोपोस्फेयर अर्थात क्षोभमंडल है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे क्या है? समताप मंडल फ्रेंड, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, जो 12-16 से लगभग 50 किलोमीटर तक है, ऊपर तक 12-16 से 50 किलोमीटर तक, याद रखिएगा। ओजोन परत मौजूद तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तापमान भी बढ़ेगा फ्रेंड, याद रखिए। क्यों? क्योंकि हम सूर्य के थोड़ा नजदीक चले जाते हैं। अब मध्यमंडल क्या फ्रेंड? मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर कितने दूर तक रहता है? आप 50 से 85 किलोमीटर तक मेसोस्फेयर फ्रेंड, याद रखिएगा। स्टेप बाय स्टेप है, पृथ्वी से क्रमबद्ध होता है। सबसे ठंडी परत, उल्काएं जल जाती हैं। अब ये सबसे ठंडी परत होती है, तो उल्काएं कैसे जल जाती हैं फ्रेंड? तो इसका एक मैं अलग से टॉपिक बनाऊंगा कि उल्काएं कैसे इस परत में जल जाती हैं, उसको मैं डिटेल से समझाऊंगा आपको। तापमंडल, हाँ, थर्मोस्फेयर, तापमंडल, थर्मोस्फेयर, जो 85 से 600 किलोमीटर तक होती है फ्रेंड, तापमान बहुत ऊंचा। आयन मंडल का भाग, रेडियो, जो रेडियो तरंगे परावर्तित करती हैं, दैट इज कॉल्ड तापमंडल, थर्मोस्फेयर। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब बहिर्मंडल,
बहिर्मंडल क्या कहते हैं भैया, जो 600 किलोमीटर से ऊपर हल्की गैसें अंतरिक्ष में विलीन वायु मंडल की सबसे बाहरी परत है। यहाँ हल्की गैसें होती हैं, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। कौन सी? बहिर्मंडल, जिसे एक्सोस्फेयर कहते हैं, एक्सोस्फेयर कहते हैं हम लोग। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। याद रखिएगा, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये गारंटी है मेरी। टॉपिक थोड़ा लंबा है। यहां जीव मंडल देख लेते हैं फ्रेंड। अब जीव मंडल पे आ गए। जीव मंडल क्या है कि जीव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है। याद रखना, जीव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के मिलन से जीवन संभव होता है। जब तीनों मंडल आपस में मिलते हैं तभी जीवन संभव होता है। कौन सा? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल मिलेंगे तो जीव मंडल संभव हो सकता है, नहीं तो नहीं। जिसमें सभी सजीव प्राणी और उनकी पारिस्थितिकी क्रियाएं शामिल है, या क्या वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र है जो ऊर्जा प्रवाह, पोषक चक्र और जैव विविधता बनाए रखता है। याद रखिएगा इस चीज को। तो जीव मंडल के प्रमुख घटक क्या है फ्रेंड? जीव जंतु। कौन कौन से हैं? जीव जंतु। सभी जंतु जैसे स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, मछलियां ऊर्जा श्रृंखला में उपभोक्ता के रूप में कार्य करते हैं। उन्हें क्या कहा जाएगा? जीव जंतु कहा जाएगा, जो जीव मंडल के प्रमुख घटक है फ्रेंड, याद रखिएगा। ठीक। अच्छा, वनस्पति क्या है? पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन उत्पादक करते हैं। आपको पता ही है पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन उत्पादक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी आधार बनाते हैं। ठीक, आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि कवक, फंगी अब घटक के रूप में मृत पदार्थ को विघटित कर पोषक तत्व मुक्त करते हैं। माइक्रोराइजा द्वारा पौधों की सहायता होती है। कवक। सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड देखिएगा, बैक्टीरिया, वायरस, मिट्टी, उर्वरता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और चक्रण में महत्वपूर्ण होता है। कौन सा? यहां से कोई क्वेश्चन जरूर आएगा फ्रेंड, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन पिछली बार में आया था। वो बैक्टीरिया पूछा था, मैं खुद एग्जाम दिया था पिछली बार में। कह रहा सूक्ष्म जीव, याद रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, मिट्टी, उर्वरता, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और चक्रण में महत्वपूर्ण, और जीवाणु, सजीव प्राणी। आप देख सकते हैं जीवाणु और सजीव प्राणी सभी सजीव समूह सामूहिक रूप से जैव विविधता बनाए रखते हैं और पर्यावरण संतुलन करते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं इस पहले तो समझाया था, अब इसको विस्तार से बता रहा हूं। इसी चीज को पहले आपने समझा होगा, जिसे मैंने बताया था कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% क्या है? भूभाग पर पानी का अधिकार है। 71% पानी है जो जल से घिरा हुआ है। जो क्षेत्र 71% क्षेत्र है वो जल से घिरा हुआ है। इसमें नमकीन और मीठा जल दोनों शामिल है, जो जल चक्र, जीवन और जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। जलमंडल के प्रमुख घटक फ्रेंड देखिएगा, महासागर सबसे बड़ा हिस्सा होता है, मैंने बताया 97% जल होता है महासागर में, है ना। तो जलमंडल क्या कह रहा है? महासागर सबसे बड़ा हिस्सा होता है, 97% जल कहाँ रहता है? महासागरों में। जैसे प्रशांत, अटलांटिक गहराई और औसत 4 किलोमीटर, मैंने बताया औसत 4 किलोमीटर तक होती है, जीवन और ऑक्सीजन का स्रोत है। तो यहाँ 3.4 किलोमीटर भी माना जाता है कहीं कहीं। मैंने इसको कई बुक में देखा 3.4 किलोमीटर बताए हैं, कहीं कहीं 4 किलोमीटर जीवन और ऑक्सीजन का स्रोत माना जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। समुद्र क्या है? महासागरों के छोटे भाग जैसे अरब सागर, तटीय क्षेत्रों में जैव विविधता। ठीक, इसको भी बताया था मैं पहले आपको, तो इसको मैंने शायद रिपीट ही कर दिया है। ठीक, झीलें क्या है? स्थिर, मीठा या नमकीन
जल भंडार है। जो झील होती है उसमें क्या होता है, स्थिर मीठा पानी होता है ना, नमकीन भी होता है कहीं कहीं। जो जल भंडार है, जैसे डल झील पेयजल और सिंचाई के लिए फायदेमंद है। अच्छा, नदियां बहते हुए मीठे जल, जैसे गंगा, अपर्दन, निक्षेपण और कृषि आधार। कहने का मतलब है नदियों में जो जल होता है वो लगभग लगभग मीठा जल होता है। आगे देखते हैं हम लोग फ्रेंड। हाँ, ग्लेशियर क्या है फ्रेंड, याद रखिए ग्लेशियर से भी क्वेश्चन आया है, मैं बताऊंगा आपको। जमे हुए जल की नदियां, जैसे हिमालय ग्लेशियर मीठे जल का 68%, 68% भंडार है। क्यों? क्योंकि अभी मैं समझाता हूं, 1 मिनट। तालाब, छोटे स्थिर जलाशय स्थानीय पारिस्थितिकी और जल संरक्षण का कार्य करते हैं। यहां मैंने दिया आपको एक चीज, एक टॉपिक दिया कि जमे हुए जल की नदियां, जैसे हिमालय ग्लेशियर मीठे जल का 68% भंडार है। 68% कैसे है? क्योंकि अगर उतना पानी जो जमा हुआ है, जो ग्लेशियर्स हैं, वो अगर 68% है, तो वही पानी किसी ना किसी तरीके से वर्षा के रूप में होकर आता है और नदियों में बहता रहता है, फिर बाद में जाकर उस क्षेत्र में जम जाता है, वाष्पित होकर जम जाता है, किसी तरीके से जम जाता है। तो 68% जो पानी है वो मीठे पानी का भंडार ग्लेशियर के रूप में, याद रखिएगा। लेकिन इस समय ग्लेशियर बहुत ज्यादा पिघल रहा है फ्रेंड। आगे चलते हैं। हाँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस और आंसर बनाए हैं फ्रेंड, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस एग्जाम में कुछ करना चाहते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्यावरण को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आपको पता ही है, पर्यावरण कितने भागों में, 4 भागों में बांटा जा सकता है। अच्छा, अभी बताया कर आया हूं, सी सही है फ्रेंड। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? अभी बताया हूं फ्रेंड, अभी जस्ट बताया हूं, कौन से? क्षोभ मंडल। तो क्या है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल। और ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। चलिएगा, कौन कौन से भाग हैं बताइए? जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जीव मंडल, 4 भाग है। ठीक, अभी पढ़ा के आ रहा हूं, आपको बता के आ रहा हूं फ्रेंड। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं जलमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या है? सबसे आसान चीज है, महासागर होगा फ्रेंड। तो यहां देखिए महासागर, इसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको समझना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थल मंडल की बाहरी पतली परत को क्या कहते हैं? जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल, बाहरी पतली परत क्या है? जो जमीन की बाहरी पतली परत क्या है? क्रस्ट है यार, अभी बताया हूं। 1 से 100 किलोमीटर तक क्या है? क्रस्ट है। क्रस्ट है, याद रखिएगा, क्रस्ट है 1 से 100 किलोमीटर तक, अभी बता के आया हूं फ्रेंड्स। अच्छा, इसी प्रकार से क्वेश्चन तैयार होते हैं मित्रों। आगे देखिएगा, जीव मंडल में कौन सा घटक शामिल नहीं है? हाँ, हाँ, जीव मंडल में कौन सा घटक शामिल नहीं, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जीव मंडल में क्या शामिल नहीं है? पौधे शामिल है, जंतु शामिल है, सूक्ष्म जीव शामिल है, ये चट्टानों का कोई काम नहीं है। ठीक, जो चट्टान है वो जीव मंडल में शामिल नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन अधिक पाई जाती है? वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन अधिक पाई जाती है बताइएगा? सबसे आसान तरीका है, समताप मंडल में फ्रेंड, समताप मंडल में। क्षोभ मंडल तो नीचे ही आ जाएगा, समताप मंडल में सबसे ज्यादा ओजोन पाई जाती है, तो कहीं वो समताप मंडल है, बाहर मंडल नहीं, तो सबसे बाहरी वाला मंडल है, मध्य मंडल नहीं है। चलिएगा, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। हाँ, क्या कह रहे हैं कि महाद्वीप स्थल मंडल का कितना प्रतिशत क्षेत्र है? जो महाद्वीप है वो स्थल मंडल का कितना प्रतिशत क्षेत्र है? कोई बताएगा इसमें भाई? हाँ, 29। कितना है? 29। महाद्वीप स्थल मंडल का कितना प्रतिशत क्षेत्र है? महाद्वीप जितने बने हैं, स्थल मंडल का 29% क्षेत्र है, याद रखिएगा फ्रेंड।
इसमें ज्यादा डिटेल जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जलमंडल में मीठे जल का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए भैया, बस सबसे आसान क्वेश्चन है कि जलमंडल में मीठे जल का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। आसान चीजें हैं। मैं अभी बताया था कि 68% क्या है, ग्लेशियर है फ्रेंड। 68% ग्लेशियर है, तो यह ग्लेशियर ही हो जाएगा यार। जलमंडल में मीठे जल का मुख्य स्रोत क्या है? ग्लेशियर ही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड हम लोग। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपके फ्रेंड। तो जीवमंडल कहाँ स्थित है, बताएंगे कोई? जीवमंडल कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। केवल स्थल पर, तीनों मंडलों के मिलन पर, केवल वायुमंडल में, केवल जलमंडल में नहीं। फ्रेंड जीवमंडल कहाँ स्थित है? जीवमंडल जब क्या है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों मिल जाएंगे ना, तो तीनों मिलेंगे तो वहां जीवमंडल बनेगा ही बनेगा, तो वही तो जीवमंडल रहेगा, और कहाँ रहेगा। हाँ, अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका आंसर नहीं बताऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान आंसर है, इसको आप ही बताइएगा, पढ़ देता हूं। मरुस्थल है ना, स्थल मंडल की कौन सी विशेषता है? मरुस्थल स्थल मंडल की कौन सी विशेषता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड, क्योंकि मुझे भी एहसास हो कि आपने कितना पढ़ा। ठीक, खत्म हो गया फ्रेंड, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत टॉपिक मैंने खोजा, बहुत टाइपिंग किया, बहुत पुस्तकों को पढ़ा, तब जाके मैंने इस टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज इस वीडियो को देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे कुछ बढ़ते रहिए ताकि मेरा भी कुछ हो सके फ्रेंड। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।